हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई एम कोमल के शर्वानी एंड आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन के जो पुराने वीडियोस हैं हमने जहाँ तक उसमें डिस्कशन कर लिया था, आज उसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एक छोटा सा पहले शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि हमने पुरानी वीडियोस में क्या क्या डिस्कशन कर लिया था। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है ये हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि एम.एस. स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लेकर आए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन लेके आया था? एम.एस. स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन में खेती करने के बहुत सारे तरीके थे जिससे किसानों के लिए खेती करना आसान हो जाए। यहाँ पे हमने एशियन टाइम के बारे में बात की थी, मतलब पुराने समय में या पहले समय में कैसे लोग क्या क्या खाते थे। जानवर को मार के खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि उनको फसल उगाना नहीं आता था। हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्योंकि उनको फसल उगाना नहीं आता था और वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे फूड की तलाश में, खाने की तलाश में। वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। दे वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था इस इमेज में कि वो धीरे धीरे फिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था? एग्रीकल्चर 10 years ago and enable humans to settle down at one place। 10,000 साल पहले धीरे धीरे ह्यूमंस जो हैं वो एक जगह पे रहने लग गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने चावल उगाना सीख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आ जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन लेके आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन लेके आए थे। फिर क्रॉप क्या होती है यह सब आपको पता है कि एक बड़ी सी एरिया में, इन अ लार्ज एरिया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, सेम काइंड ऑफ क्रॉप इन अ कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। एक जगह पे एक तरह की क्रॉप को बड़ी मात्रा में उगाने को ही हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। क्रॉप कितने टाइप्स की होती हैं? क्रॉप 4 टाइप्स की होती है, 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी? पहला है फूड क्रॉप, दूसरा है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप्स आ जाती हैं? शुगर, सीरियल्स, ठीक है। कैश क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं? शुगर केन, कॉटन, रबर। फिर थर्ड क्रॉप कौन सी होती है? थर्ड होती है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप, रबर, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर के बाद हमने देखा था खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो आपको आपकी मैम ने पीडीएफ भेजा था जिसमें खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। इस टॉपिक को आपकी मैम बार बार क्यों बता रही हैं? इस टॉपिक को आपकी मैम बार बार इसलिए बता रही हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। खारिफ क्रॉप कौन से सीज़न में उगाई जाती है? खारिफ क्रॉप रेनी सीज़न में उगाई जाती है। रबी क्रॉप कौन से सीज़न में उगाई जाती है? रबी क्रॉप विंटर सीज़न में उगाई जाती है। ये कब से कब तक सोन होती है? जुलाई से अक्टूबर में, ठीक है। ये अक्टूबर से मार्च में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? राइस, जूट, मेज, कॉटन, वीट, पी, पोटैटो, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फर्स्ट पार्ट क्या है? सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी होती है? सॉइल प्रिपरेशन के कारण प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। जब अंदर तक पेनिट्रेट करेंगी, क्योंकि अंदर की जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, वो प्लांट के ऊपर चले जाएंगे, रूट के थ्रू ऑब्जर्व होकर प्लांट में चले जाएंगे, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। इसलिए सॉइल प्रिपरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है खेती करने का, ठीक है। और सोइंग सीड्स का मतलब होता है फसल को बोना। इसके बारे में आज हम देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था सॉइल प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं आज। तो यहाँ पे हम प्लॉइंग का मेथड यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो क्या होता है? सॉइल जो है उसको लूज़ करना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर दे रहा है जिससे सॉइल लूज़ हो जाए। इससे क्या होगी? जैसे रूट है उसकी नीचे तक जाएगी। और नीचे तक क्यों जाएगी रूट? क्योंकि यहाँ पे स्पेस बन जाता है
सॉइल को ऊपर नीचे करने से, और फिर जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सॉइल के अंदर वाले पार्ट में होते हैं, और वो सारे न्यूट्रिशन प्लांट्स में चले जाते हैं और प्लांट हमारा अच्छा ग्रोथ करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब हम अच्छे से प्रोसेस करते हैं, सॉइल प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थवॉर्म अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे से पनप पाता है, और ये ह्यूमस देता है। ह्यूमस के कारण प्लांट को हमारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। यहाँ पे हमने देखा था टूल्स फॉर प्लोइंग। प्लोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये इमेज है इसकी। प्लोइंग के लिए कैसा टूल यूज़ होता है, जिसमें पीछे लकड़ी का होता है और आगे का पार्ट लोहे का होता है। लेकिन आज के टाइम पे नाउ डेज हम कैसे टूल्स यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे ऐसी शेप की लोहे की स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं, जैसे ये इस इमेज में दिखाया हुआ है, और इससे ये प्रोसेस अच्छे से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आजकल हम ज़्यादा काम अपना ट्रैक्टर से करते हैं। ये नया मेथड है एग्रीकल्चर करने का। इससे क्या होता है, इससे मेहनत कम लगती है और काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेवलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मिट्टी के बड़े बड़े क्रम्स बन जाते हैं उसको ब्रेक कर देता है लेवलिंग से, और मिट्टी वापस से भुरभुरी हो जाती है। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मैन्योर के बारे में। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर मैन मेड होता है, मतलब कि ये जब एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, सॉइल में ऐड कर दिया जाता है। क्यों ऐड कर दिया जाता है, टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए मैन्योर को सॉइल में ऐड कर दिया जाता है। इसे किसान लोग ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सोइंग सीड्स। सोइंग सीड्स का क्या मतलब होता है, सोइंग सीड्स का मतलब होता है सीड्स को बोना। सोइंग सीड्स का क्या मतलब होता है, सोइंग सीड्स का मतलब होता है फसल को बोना। फार्मर्स ऐसे फसल को सेलेक्ट करते हैं जिसे ईल्ड ज़्यादा आए। फार्मर्स कैसी फसल को सेलेक्ट करते हैं जिससे ईल्ड ज़्यादा आए, जैसे कि देख सकते हैं गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री सीड्स। ठीक है, फार्मर कैसे सीड को सेलेक्ट करते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, हेल्दी हो, सीड्स अच्छे होंगे तो हमारी जो ईल्ड होगी वो अच्छी होगी, डिजीज़ फ्री हो। शुड बी सिलेक्टेड फॉर गेटिंग अ गुड ईल्ड, जिससे हमारी फसल अच्छी खासे मात्रा में हो, जिससे हमारी जनसंख्या खाना खा सके। डैमेज सीड कैसे होते हैं, डैमेज सीड वो सीड्स होते हैं जो लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट होने के कारण वो हवा में उड़ जाते हैं। जो सीड्स हवा में उड़ जाते हैं वो डैमेज सीड्स होते हैं, तो उसको हम सोइंग के लिए मतलब बोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो डैमेज होते हैं, उसके कारण हमारी फसल ख़राब हो सकती है। जो अच्छे सीड्स होते हैं ना, वो हवा में नहीं उड़ते हैं। जो अच्छे सीड्स होते हैं वो हवा में नहीं उड़ते हैं, तो उसको हमारे किसान लोग इस्तेमाल करते हैं सोइंग के लिए, फसल बोने के लिए। फिर हम धीरे धीरे सीड को बोने के लिए किसका इस्तेमाल करने लगे, सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल करने लगे। द सीड ड्रिल्स मेक फरो इन द सॉइल एंड सीड फॉल इनटू द रेगुलर डिस्टेंस एट अ प्रॉपर डेप्थ। तो सीड ड्रिल्स पहले समय में कैसा होता था, पुराने ज़माने में जो यूज़ करते थे वो फनल शेप्ड का होता था। यहाँ नीचे से पतला होता था, तो ऊपर से हम सीड डालते थे, वो मिट्टी के अंदर तक सीड जाके हमारा लग जाता था और प्रॉपर डिस्टेंस में लग जाता था। मतलब हमने अगर यहाँ पे लगाया, फिर फनल यहाँ पे लगाया, तो सीड के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस है। इससे क्या होगा, इससे बेटर तरीके से सीड हमारा लग जाएगा, फसल लग जाएगी, और हमारी जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। ट्रेडिशनल टूल के पास बाद आते हैं सीड ड्रिलर्स में। अब तो मॉडर्न सीड ड्रिलर्स आने लग गए हैं, जो कि दिखने में ऐसा होता है। इसको क्या करते हैं, इसको ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं, सीड ड्रिलर का इस्तेमाल करते हैं और आराम से सीड को बो देते हैं। इससे क्या होता है, सीड आराम से बो देते हैं। ये जो ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं,
इनको ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और आराम से सीड्स को बोते चले जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, नाउ अडेज मोस्ट फार्मर आर यूजिंग सीड ड्रिल्स। ज़्यादातर फार्मर सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर, इट हैज़ 6 पाइप अटैच टू अ फनल। देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे पाइप्स है जो फनल से अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। इट शो द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। यहाँ पे सीड्स को एक दूसरे से, मान लीजिए ये हमारा एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ पे हमने सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे सीड्स को एक दूसरे से बराबर दूरी पर और गहराई पर एक दूसरे से सीड को बो दिया जाता है। कैसे बो दिया जाता है, सीड ड्रिल की मदद से ऐसे सीड को बो दिया जाता है। सोइंग अगर ड्रिल से करेंगे तो क्या होगा, दिन भर का टाइम बच जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो अब हमें सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना है। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर द न्यूट्रिएंट्स, अब क्लियर दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर न्यूट्रिएंट्स, दे आर वेरी मच एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिशन। मतलब आप लोग ने देखा होगा कि अगर कोई फील्ड है, खेत है, वहाँ पे कंटिन्यूअस, अगर हमने चावल की खेती की, फिर उसके बाद गेहूं की खेती कर दी, फिर हमने दाल की खेती कर दी, तो लगातार जब हम खेती करते हैं तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिशन में पुअर हो जाती है। उसकी न्यूट्रिशन, जो प्लांट को हमारे न्यूट्रिशन सॉइल प्रोवाइड करता है, वो पुअर हो जाता है, जिसके कारण से जो हमारी पेड़ उगेंगे वो ख़राब होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे जो सीड्स हैं या जो हमारे प्लांट उगेंगे सोइंग करने से वो अच्छे उगे। तो देयरफॉर फार्मर ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। मतलब सॉइल में फिर से वापस से न्यूट्रिएंट्स आ सके, इसलिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। मैन्योरिंग इज़ डन फर्स्टली क्या किया जाता है, मैन्योर किया जाता है बिफोर सोइंग द सीड्स। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं हम लोग सॉइल में, जिससे हमारी फसल अच्छी हो और उसकी उपज अच्छी हो, अच्छे अमाउंट में ग्रोथ कर सके और उसकी हाई यील्डिंग दे सके। बिफोर सोइंग द सीड्स एंड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल आफ्टर द प्लांट्स हैव ग्रोन। शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। लॉन्ग टर्म बेनिफिट of using fertilizer for maintain the soil fertility need to be considered while aiming for optimum yield in crop production। मतलब यील्डिंग के लिए हम सॉइल में मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर, कंपोस्ट, फार्म यार्ड और मैन्योर। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट। मतलब फार्मर क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको गड्ढों में डाल देते हैं। क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है उसे गड्ढे में डाल देते हैं। मेड एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। ओपन प्लेसेस में डाल देते हैं और डिकम्पोज के लिए उसको अलाउ करते हैं। फार्मर स्प्रेड ड्राई लीव्स एट द बॉटम एंड डिपॉजिट किचन वेस्ट, वेजिटेबल रिफ्यूज़, ठीक है, फार्म लिटर, वीड्स एंड शुगर केन ट्रैश। फार्मर क्या करते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले हम लोग। फार्मर क्या करते हैं, पहले तो फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, पेड़ों का और एनिमल का वेस्ट क्या करते हैं, गड्ढों में डाल देते हैं, पिट में डाल देते हैं। मेट एट ओपन प्लेस में डाल देते हैं। फार्मर स्प्रेड, पहले तो वो ड्राई लीफ ऐसे ऐसे करके बिछा देते हैं और उसमें किचन वेस्ट, किचन की जो हमारी वेजिटेबल्स का छिलका निकलता है और चाय की पत्ती, ये सारे हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, किचन वेस्ट उठाते हैं, वेजिटेबल रिफ्यूज़ेस, वेजिटेबल का छिलका, वीड्स, ये सारी चीज़ें लेकर के शुगर कैन क्रैश,
शुगर कैन ट्रैश लेकर के वहाँ पे डाल देते हैं। दे स्प्रे अ लिटिल वाटर टू मेक इट मॉइस्ट। उसमें क्या करते हैं, उस गड्ढे में फिर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं उसे मॉइस्ट बनाने के लिए। एंड ऐड एनिमल वेस्ट, उसमें एनिमल वेस्ट ऐड कर देते हैं। आप सब लोग ने सुना होगा कि काऊ डंग, गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है खेती में, ठीक है। एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर टिल द पिट इज़ फुल। कब तक वो ये सारी चीज़ें डालते रहते हैं उसमें, जब तक कि हमारा गड्ढा पूरा भर नहीं जाता। नाउ दे कवर द टॉप लेयर विद द सॉइल टू ब्रिंग इट टू द लेवल एंड स्प्रे वाटर टाइम टू टाइम। उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर सॉइल डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं। फिर उसको थोड़ी थोड़ी देर में या हर दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा उसमें पानी देते रहते हैं टू कीप द वेस्ट मॉइस्ट, तो इससे जो हमारा वेस्ट है वो थोड़ा सा मॉइस्ट बना रहे। आफ्टर 70 to 80 days द वेस्ट इज डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द कंपोस्ट बिकम रेडी, ठीक है। तो कुछ दिन बाद कितने दिन बाद यहाँ पे दिया है, आफ्टर 70 से 80 दिन के बाद। कितने दिन बाद, 70 से 80 दिन के बाद द वेस्ट इज डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं एंड द कंपोस्ट बिकम रेडी। हमारा जो उस गड्ढे में जो कंपोस्ट हमने डाला है वो पूरा रेडी हो जाता है प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो नाउ अ डेज वी आर ऑल्सो यूजिंग ह्यूमन वेस्ट इन इट। तो ह्यूमन वेस्ट को भी खेतों में इस्तेमाल करने लगे हैं आज के टाइम पे। यहाँ पे हम देखेंगे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का डिफरेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है और ध्यान से सुननी है चीज़ों को। तो मैन्योर का पहला पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब गड्ढों में जब हम सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। जब वो 70 से 80 दिन बाद सड़ जाता है, उस किसकी मदद से होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है। और हम लोग क्या क्या डालते हैं, काऊ डंग, क्रॉप रेसिड्यूज एंड एनिमल वेस्ट। ये सारी चीज़ें हम जब गड्ढे में पिट में डाल देते हैं वो कुछ दिन में डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सड़ना। ये सारी चीज़ें सड़ जाती हैं जब यहाँ पे डिकम्पोज हो जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल वे कहते हैं अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज़ करने का, ठीक है। मैन्योर क्या है, नेचुरल वे है अपनी खेती को अच्छी करने का। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। तो फर्टिलाइजर अलग अलग तरीके के होते हैं और ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, अलग अलग न्यूट्रिशन में ये लोग रिच होते हैं। दे प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज, इसमें केमिकल से इसे तैयार किया जाता है। तो ये कहाँ बनता है, ये फैक्ट्रीज़ में बनता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड एनपीके फर्टिलाइजर्स। तो कितने टाइप के फर्टिलाइज़र होते हैं, क्योंकि अलग अलग फर्टिलाइज़र अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल को देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आता है, एग्जांपल में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड एनपीके फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट किसका है, मैन्योर का है। मैन्योर क्या करते हैं, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे जो प्लांट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सके, विच इज़ वेरी फर्टाइल, ठीक है। वही बात कही गई है जो कि बहुत फर्टाइल होता है, हमारे प्लांट्स को अच्छे से ग्रोथ देता है और यील्डिंग अच्छी देता है। एंड इम्प्रूव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की भी इंक्रीज़ करता है। जैसे कि आप सब ने सुना होगा कि सॉइल्स के अपने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, तो जब हम मैन्योर सॉइल में ऐड करते हैं तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिससे सॉइल हमारी अच्छी हो जाती है। दे आर ऑब्जर्व बाय प्लांट स्लोली। प्लांट के थ्रू, फिर प्लांट और के थ्रू कैसे ऑब्जर्व होता है, स्लोवली। जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है, ये हमारा प्लांट का शूट पार्ट है, ये रूट है। अब हमने यहाँ पे मैन्योर डाल दिया सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ये रूट है, रूट में ये धीरे धीरे ऑब्जर्व होगा, फिर रूट से ये
इस यहाँ से ऊपर चला जाएगा और प्लांट तक ये वापस से पहुँच जाएगा और हमारा प्लांट हेल्दी होगा। ठीक है, उसके बाद हम फर्टिलाइज़र का सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है। यूजिंग फर्टिलाइज़र गिव बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं, तो हमें फर्टिलाइज़र का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए या एक लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डाल देंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेसिव यूज़ क्या करेगा, सॉइल को लेस फर्टाइल कर देगा, हमारे सॉइल को लेस फर्टाइल कर देगा, जिससे कि प्लांट उसमें नहीं उग पाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है यहाँ से हम अगले नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसे हम छोटा सा एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। आज की क्लास में हमने देखा सोइंग सीड्स, मतलब सीड को बोना कितना ज़रूरी है और कैसी सीड को बोना ज़रूरी है, जो गुड क्वालिटी की हो, हेल्दी हो, डिजीज़ फ्री हो। अगर हम ख़राब क्वालिटी की सीड्स ले लेंगे तो हमारा प्लांट भी ख़राब होगा। ख़राब क्वालिटी की सीड्स कैसी होती है? ख़राब क्वालिटी की सीड अंदर से हॉलो होती है, जिससे वो हवा में जल्दी उड़ जाती है। हवा में ख़राब सीड्स को हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि वो अंदर से हॉलो होती है और हवा में उड़ जाती है या पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सीड्स जो है वो ख़राब है, तो उस सीड्स को अपनी खेती के लिए सेलेक्ट नहीं करना। अगर उस सीड्स को हमने अपनी खेती के लिए ले लिया तो जो हमारा प्लांट है वो अच्छा नहीं होगा। आज हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि ट्रेडिशनल टूल्स जो सोइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब सीड को बोने के लिए ट्रेडिशनल सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारी सीड है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस में लग जाती है, एक दूसरे से एक तरह की डिस्टेंस में लग जाती है, और इससे क्या होता है, जब सीड्स एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पर रहेंगी तो ये ग्रोथ अच्छा करेंगी। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रॉपर डिस्टेंस पे लेंगी तो जो सूरज की किरणें हैं वो इनको अच्छे से मिलेगी और इनका ग्रोथ अच्छे से होगा। अगर हम बात करें, अगर हम सीड्स को एक साथ एक ही जगह पे बहुत सारी सीड्स अगर हम डाल देंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने बहुत सारी सीड्स डाल दी, तो यहाँ पे प्लांट आसपास उग जाएंगे, तो वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। सनलाइट किसी के पास पहुँचेगी, किसी के पास नहीं पहुँचेगी, और एक ही जगह पे उनकी रूट्स रहेगी। कुछ को वाटर मिल पाएगा, कुछ को वाटर नहीं मिल पाएगा। इसके कारण हमारी जो यील्डिंग है, हमारा जो खेत में हमने जितने भी सीड्स डाले हैं वो बेकार आएगी। इसलिए हमें हमेशा सीड्स को एक प्रॉपर डिस्टेंस में बोना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों डालना चाहिए सॉइल में, जिससे हमारा प्लांट अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ले सके। क्यों डालना चाहिए? प्लांट के न्यूट्रिशन या सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए। मैन्योर के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल रिफ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, और इसको गड्ढों में डालकर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। फिर 70 से 80 दिन के बाद इसमें वेस्ट इज़ डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, से वो जो गड्ढे में हम सारी चीज़ें डालते हैं वो सड़ जाती हैं, और फिर उसमें हम अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स यहीं पे एंड होती है। आपको सारे नोट, सारी चीज़ें PDF के फॉर्म में दे दी जाएंगी। जहाँ पे मैम ने आपकी डबल स्टार लगाया है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।